पर कह रहा है FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ट्रिक से आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूज हो रहा है, यानी कि अगर कोई चीज़ फ्यूज्ड हो गई तो क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, यानी कि अब वो काम नहीं करेगी, शुष्क हो जाएगी। तो फ्यूज्ड से आप क्या याद कर सकते हैं कि FeCl3 को शुष्क रखने के लिए अभी मजा आएगा ना। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैटिवन क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 75 क्वेश्चंस की महामैराथन चलने वाली है, कह लीजिए एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के और 25 जो है मैथ के होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाली है एग्जाम में। अगर मैं गारंटी ले लूँ तो इसमें से 75 में से आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं आसानी से फंस जाएंगे। दोस्तों मैं जो है एकदम क्लियर बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपके 70 में से 70 फंसेंगे, लेकिन 30 क्वेश्चंस तो आप जो हैं फंस ही जाएंगे, प्लस में फंस सकते हैं, माइनस नहीं हो सकते। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि फ्यूज तार बना होता है। देखिए सबसे पहले फिजिक्स के करेंगे, फिर केमिस्ट्री के, फिर मैथ के। तो फिजिक्स के हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्यूज तार बना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सीसा टिन की मिश्र धातु से जो होता है फ्यूज तार बना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह करता है। दोस्तों अगर वह किसी जो है वस्तु को धक्का दे रहा है लेकिन वह उसे विस्थापित कुछ भी कर ही नहीं पाया, तो कार्य क्या हो जाएगा, विस्थापन जब हमारा 0 हो गया तो W बराबर, हमने फार्मूला पढ़ा है, W बराबर F इंटू एस। ये विस्थापन हमारा इसने 0 कर दिया, तो बल से जब गुणा कराएंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0 तो ही हो जाएगा। यानी कि कार्य क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, शून्य हुआ कह सकते हैं। तो शून्य भी हो सकता है या फिर कोई भी कार्य नहीं, ये भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेक्लांसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लेक्लांसी सेल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट जो गहरा उपयोग में लाया जाता है, ये NH4Cl हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। लेक्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रोलाइट के उपयोग में लाया जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बल की बात करें, बल बराबर F बराबर होता है, देखिए बल हमारा F होता है और दाब क्या होता है, P बराबर F अपॉन A। तो यहाँ पर ये तो वैसे ही क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका विमीय सूत्र MLT-2 होता है, MLT-2। और यहाँ पर MLT-2 रखेंगे और यहाँ पर नीचे क्या रखेंगे, यहाँ पर भी तो नीचे क्या रखेंगे, L2 रखेंगे। यहाँ पर जब L2 रख देंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये तो बदल जाएगा, यानी कि बल एवं दाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि बल और दाब के जो विमीय सूत्र हैं वो समान नहीं है। और हम जानते हैं कार्य और ऊर्जा बराबर होते हैं, भार और बल भी बराबर होते हैं, और आवेग संवेग भी एक कंडीशन में बराबर ही होते हैं। तो जब बराबर होते हैं तो विमीय सूत्र भी इनके बराबर हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर बल और दाब का फार्मूला अलग है, तो इसको आपको याद कर लेना है कि बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि W ग्राम जो है धातु कैथोड पर Q कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जमा होती है, तो W समानुपाती होता है। दोस्तों हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है W जो प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q के, तभी तो W बराबर हमारा क्या निकल के आता है, ZQ। ये फार्मूला तो हमने पढ़ा है, ये फैराडे वाले नियम से, W बराबर Z और Q। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, W समानुपाती होता है Q के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। देखिए ये तो बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए विभवांतर और कार्य या फिर विभव और कार्य ऐसे दे देगा तो कार्य ज्ञात करना रहेगा, मतलब विभव दे देगा या विभवांतर, तो कार्य आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, B बराबर W अपॉन का Q। B बराबर W अपॉन का Q ये विभव के लिए होता है, और जब विभवांतर कहेगा तो यहाँ पर डेल V लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर सब दिया है, सिर्फ कार्य का मान निकालना है। तो कार्य हम आसानी से निकाल सकते हैं, W बराबर क्या कर सकते हैं, डेल V इंटू Q। तो डेल V हमारा 10 वोल्ट दिया है, और Q यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर इससे घटाएंगे तो -18 यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन यहाँ पर तो 1 पॉइंट ये है, देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻18। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ़ के टुकड़े को 0 डिग्री सेल्सियस वाले जल में डालने पर बर्फ़ का टुकड़ा क्या होगा। दोस्तों अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ भी है और 0 डिग्री सेल्सियस जो है जल भी है, तो यहाँ पर हमारा बर्फ़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वो पिघलेगा ही नहीं, वैसे का वैसे ही बना रहेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, ये बताना है। तो यहाँ पर जो निर्भर नहीं करता है वो कुंडली के प्रतिरोध पर, बाकी इन सब पर निर्भर करता है, कुंडली के प्रतिरोध पर नहीं निर्भर करता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सामान्यतः प्रयोग होने वाली सुरक्षा फ्यूज तार किससे बनी होती है, इसको आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारी सुरक्षा फ्यूज तार बनी होती है वो हमारी किसकी बनी होती है, वो हमारी बनी होती है तांबा, टिन तथा शीशे के मिश्र धातु से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये जो विद्युत वाहक बल यानी कि ई होता है दोस्तों, हमारा किसके समानुपाती होता है, ई बराबर होता है φ2 - φ1 अपॉन का डेल टी होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स की दर के जो है समानुपाती होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी जैसे यंत्रों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में हमारे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों जो है कि वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा लेंस होता है, अवतल या उत्तल जो भी मान लीजिए, यहाँ पर वक्रता केंद्र जो होता है यहाँ पर, तो इसको जो मिलाती है कौन सी रेखा कहलाती है, तो ये हमारी रेखा कौन सी कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा है बिंदु जिससे किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं कहलाता है, इसको बताया है दोस्तों। आप अवतल लेंस ले लीजिए चाहे उत्तल लेंस, जब यहाँ से एक लंब गिराते हैं, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से जब कोई प्रकाश जाती है तो सीधे निकल जाती है, यानी कि उसमें कोई विचलन नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। m बराबर डी अपॉन एफ, ये किसकी आवर्धन क्षमता है दोस्तों, ये बताना है आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। m बराबर डी अपॉन एफ जो है किसकी आवर्धन क्षमता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी की। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस ट्रिक से माध्यम से समझ सकते हैं कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है वो सबसे पहले आती है, और सबसे पहला अगर आ रहा है तो समझ लीजिए सबसे छोटा फार्मूला, सबसे छोटा फार्मूला आवर्धन क्षमता का इसी का है, उसके बाद संयुक्त का है, मतलब संयुक्त का इससे बड़ा है, तो आपको सरल वाला याद रखना है कि ये छोटा फार्मूला है m बराबर डी अपॉन एफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः m1 व m2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा m1 इंटू m2, m1 जो है m1 इंटू m2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। NaCl है, तो यहाँ पर NaCl जो होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, NaCl हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, इसको आपको याद कर लेना है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। किस परिस्थिति में किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही चालक पर लगने वाला बल शून्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी परिस्थिति है वो वाली, तो यहाँ पर देखिए F बराबर होता है QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। देखिए जब यहाँ पर लंबवत होता है यानी कि थीटा हमारा 90 हो जाए तब बल हमारा शून्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर साइन 90 अंश का मान 1 होता है। और वहीं बात करें अगर थीटा का मान हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि समांतर हो जाए, तो बल भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा कराएंगे तो शून्य ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि समांतर वाली कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा जो है बल शून्य हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर।
कह रहा है कोई चुंबक ऊर्ध्वाधर रखी हुई तारों की कुंडली में स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है, इसका त्वरण होगा। तो इसका जो त्वरण होगा दोस्तों जी से कम होगा, जी से कम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 यहाँ पर आ गया है, देखिए पार्ले जी भी आ रहा है अभी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 20 कह रहा है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय प्रेरण का जो मान होता है परिनालिका में, परिनालिका के अंदर, वहाँ पर अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है, अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो देखिए हमने यहाँ पर 21 नहीं, यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन जो है एक वो रखे हैं क्विज टाइप। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए। देखिए ये भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ हमने विकल्प नहीं रखे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फ्लक्स का मात्रक फ्लक्स मीटर होता है, इसको आपको याद कर लेना है। और परिपथ में जो फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है कि परिपथ में फ्यूज को किस क्रम में लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में। और बात करें अगर परिपथ जो होता है हमारे घरों में विद्युत यंत्रों को किस प्रकार लगाया जाता है, तो समांतर क्रम में। दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही जो बता रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों को आपको याद कर लेना है। देखिए और तीसरा क्या कह रहा है, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम तथा दूसरे नियम को पास का नियम भी कहते हैं, इसको आपको याद रख लेना है, क्योंकि पूछता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहते हैं या फिर दूसरे नियम को क्या कहते हैं। और बात करें प्राथमिक शेल को दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसको भी आपको याद कर लेना है। और द्वितीयक शेल जो होता है उसे हम आवेशित कर सकते हैं, यानी कि दोबारा चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर 5वां पॉइंट है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। तो पाँचों मन के आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि केमिस्ट्री वाले पर। केमिस्ट्री यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, तो दोस्तों आप धात्विकता बढ़ जाती है या फिर धन विद्युतीय गुण बढ़ता है या फिर धन विद्युतीय गुण घटता है या फिर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो दोस्तों इस विकल्प से हमारा ये क्लियर हो गया कि अगर धन विद्युतीय गुण बढ़ रहा है तो धन विद्युतीय गुण घट कैसे सकता है, इसको तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि पहला नंबर, ये दोनों विकल्प हमारे हटा दीजिए, पहला और चौथा। अब एक चीज़ ही बढ़ सकता है या एक चीज़ ही घट सकता है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की क्या होती है दोस्तों, तत्वों की धन विद्युतीय गुण क्या होता है, घटता है। धन विद्युतीय गुण क्या होता है, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे जो क्षारीय कम है वो हमारा कौन सा है, बेरिलियम है। क्या, बेरिलियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से समझेंगे तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक सबसे कम होता है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा यहाँ पर परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक 4, तो सबसे कम क्षारीय। देखिए यहाँ पर सिर्फ हम ट्रिक बता रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है कि जिसकी जो है परमाणु क्रमांक कम है तो सबसे कम क्षारीय होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ट्रिक समझा रहे हैं। अगर ऐसे विकल्प आएगा तो बेरिलियम आप टिक कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्न में सबसे सक्रिय हाइड्रोजन क्या है। तो यहाँ पर सबसे सक्रिय हाइड्रोजन और सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी का कारण है। तो दोस्तों जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में तो जो आयनन विभव में कमी होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों, परमाणु के आकार के बढ़ने के कारण। जब परमाणु का आकार बढ़ जाता है तो आयनन विभव यानी कि उसकी जो है बॉन्ड बनाने की क्षमता कम हो जाती है जब परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अयस्क हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वह है। तो दोस्तों ठोस अवस्था में जो धातु नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चन पहले भी कराया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर पारा हो जाएगा। और पारा को और क्या कहते हैं,
पारा को मरकरी भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, मरकरी या पारा जो भी दिया रहेगा आप आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर धातु ठोस अवस्था में पूछा था, अगर आधातु पूछता, वह आधातु जो द्रव ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती तो वो ब्रोमीन होती है। क्या होती है? ब्रोमीन। ये हमारी द्रवीय फॉर्म में होती है। ब्रोमीन हमारी क्या होती है? द्रवीय फॉर्म में। इसको भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने धातु व आधातु का वर्गीकरण किया? तो यहाँ पर रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसने किया? लेवोशिए ने। लेवोशिए ने जो है धातु व आधातु का वर्गीकरण किया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्न में से धातुमल का सूत्र है। दोस्तों यह परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी पूछने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए धातुमल जो होता है उसका सूत्र हमने पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, CaSiO3। CaSiO3 यहाँ पर धातुमल का सूत्र होता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। नाइट्रस ऑक्साइड निम्न में से क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो हमारी कौन सी गैस कहलाती है? जो हमें हंसाती है नाइट्रस ऑक्साइड, तो हास्य गैस हो जाएगा। हास्य गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। कह रहा है FeCl3 के बनाने में फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ट्रिक से आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूज हो रहा है, यानी कि अगर कोई चीज़ फ्यूज्ड हो गई तो क्या हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी, यानी कि अब वो काम नहीं करेगी, शुष्क हो जाएगी। तो फ्यूज्ड से आप क्या याद कर सकते हैं कि FeCl3 को शुष्क रखने के लिए, शुष्क हो जाएगी यानी कि शुष्क रखने के लिए दोस्तों आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड वो हमारा बॉक्साइट का उदाहरण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्न में से किस मिश्र धातु में एल्यूमिनियम नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो होता है आपको पता होगा पीतल की आप ट्रिक भी जानते होंगे। पीतल से क्या निकालते हैं? पिताजी अगर याद है तो आप पीतल को आसानी से समझ सकते हैं किससे किससे बना है। तो यहाँ पर ता से तांबा होता है, तांबा, और क्या होता है? जी से हमारा जिंक होता है, तांबा और जिंक, और ये पी हमारा पीतल, यानी कि पीतल तांबा और जिंक से बना होता है। तो इसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ट्रिक आपको पता होगी, पिताजी। और बात कर लें, एक और चीज़ पूछता है कि किसमें एल्यूमिनियम नहीं है, तो हमारा जर्मन सिल्वर भी होता है दोस्तों। जर्मन सिल्वर में जो होता है उसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। इसकी जो ट्रिक है नेताजी होती है। क्या होती है? नेताजी होती है। इसमें तीनों लिए जाते हैं। ना से क्या लिया जाता है? हमारा निकिल, और ता से तांबा, और जी से जिंक। निकिल, तांबा, जिंक दोस्तों आपको इसको भी याद रख लेना है। तो ट्रिक कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोधन करने पर गोल्ड कहाँ प्राप्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पर एनोड के पंख पर प्राप्त होता है गोल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों यानी कि वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? इसको बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा गलत कर देते हैं। वो जल्दी में 7 आवर्त पढ़े रहते हैं और उन्हें लगता है आवर्त दिया है, जबकि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर वर्ग दिया है, तो वर्ग हमारे 18 होते हैं और आवर्त हमारे 7 होते हैं। इसको भी याद रखना है आपको। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? कार्बन की संयोजकता तो ये बच्चे जानते होंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसे तोड़ते हैं तो 2,4 संयोजकता हमारी क्या हो जाती है? 4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। कार्बन के किन्हीं दो सहसंयोजक बंधों के बीच कोण। दोस्तों अगर कोण पूछ लिया तो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है कि कार्बन के किन्हीं दो सहसंयोजक बंधों के बीच कोण कितना होता है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न। 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट आपको याद कर लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 42 पर। एल्केन यौगिकों में कार्बन की संयोजकताओं के बीच का कोण। तो दोस्तों जहाँ जो अभी वहाँ पर था जो सा कोण वही यहाँ भी हो जाएगा, यानी कि 109 डिग्री यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। 109 डिग्री यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। निम्न में से एरोमेटिक यौगिक कौन सा है दोस्तों? एरोमेटिक यौगिक बोले तो बंद श्रृंखला वाला यौगिक कौन सा है जिसमें बंद होते हैं, यानी कि इस टाइप ऐसे बंद हो, किसी भी प्रकार बंद हो, ये
कार्बन से जो क्रिया करके, मतलब कार्बन से संयोजकता दर्शा के ऐसे बंद होते हैं। तो यहाँ पर C2H6 ये हमारा क्या है दोस्तों, एथेन है। तो एथेन हमारा खुली श्रृंखला का यौगिक बनाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए C2 दिया है और H हमारा 6 दिया है। तो एक H यहाँ, एक H, एक H, एक 6 हो गए। तो इसमें कोई क्या बन रहा है, कोई यहाँ पर जो है बंद श्रृंखला बन रही है दोस्तों, बिल्कुल नहीं बन रही। बात करते हैं C6H6। तो यहाँ पर दोस्तों C6H6 हमारा किसका फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए, बेंजीन का है। और हम जानते हैं बेंजीन जो होता है एरोमेटिक यौगिक बनाता है, यानी कि बंद श्रृंखला वाला यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर जब एक कार्बन यहाँ लेते हैं, एक यहाँ और हमारा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ पर ऐसे ही संयोजकता जो है दोस्तों दर्शाता है और हमारा ये बंद श्रृंखला वाला यौगिक बना लेता है, यानी कि एरोमेटिक यौगिक। तो अगर दोस्तों एलिफेटिक दिया हो तो समझ लीजिए खुली श्रृंखला वाला यौगिक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा C6H6। इसका नाम जो होता है दोस्तों बेंजीन भी होता है, इसको भी आपको याद रख लेना है, बेंजीन। बच्चे काफ़ी जानते भी होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, किस तत्व के यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों जो हमारे पीरियोडिक टेबल में तत्व हैं, सबसे ज़्यादा यौगिक हमारा कौन सा बनाता है जानते हैं आप, हाइड्रोजन बनाता है। हाइड्रोजन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा यौगिक कौन सा तत्व बनाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन। कार्बन हो जाएगा दोस्तों। ये भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा यौगिक हमारा हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर कौन बनाता है, कार्बन, यानी कि सी। तो यहाँ पर राइट आंसर इसके हिसाब से तो सबसे ज़्यादा यौगिक हाइड्रोजन बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना हमारा निर्जलीकरण अभिक्रिया पर आधारित है, इसको आपको याद कर लेना है। निर्जलीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला रंग। तो नीला रंग से आप याद कर सकते हैं दोस्तों, नीला रंग से आप याद कर सकते हैं कि नीला अगर दिया है तो नीला से मिला दीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रशियन नीला। सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन के परीक्षण में नीला रंग देता है प्रशियन नीला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 47 पर, कह रहा है कृत्रिम साबुन है। ये भी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कृत्रिम साबुन पूछ रहा है। और साबुन जो होता है वो हमारा किसका होता है दोस्तों, कृत्रिम साबुन सोडियम लॉरिल सल्फेट का होता है, सोडियम लॉरिल सल्फेट। इसको आपको याद कर लेना है, नाम से आपको याद रहेगा, लॉरिल है, लॉरिल आपको याद रखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सोडियम लॉरिल सल्फेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, चेहरे के लिए प्रयोग होने वाली क्रीमों में बेंजोइक अम्ल कार्य करता है। तो दोस्तों जो हम चेहरे पर क्रीम लगाते हैं उसमें बेंजोइक अम्ल मिला रहता है, वो क्या करता है दोस्तों, वो हमारा जीवाणुनाशी के रूप में कार्य करता है, जीवाणुओं को मारता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, पिक्रिक अम्ल को निम्न में से क्या कहते हैं दोस्तों, पिक्रिक अम्ल को निम्न में से क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर TNP। तो इसका दोस्तों मैं फुल फॉर्म भूल गया फिलहाल, इसका होता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, इसका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसका भी होता है ट्राई नाइट्रो और पी से फास्फोरस करके कुछ होता है, इसलिए इसको मैं भूल गया। तो ट्राई नाइट्रो पी से आप देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, कह रहा है निम्न में से किसे कोलतार से उत्पादित किया जाता है, जिसे आप गांव में तारकोल कहते हैं दोस्तों, वो कोलतार होता है फिलहाल। तो वो कह रहा है किसे उत्पादित किया, जो निम्न में से किसे कोलतार से उत्पादित किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। सभी जो है कोलतार से उत्पादित किए जाते हैं, संश्लेषित रंग, दवाइयाँ और इत्र। तो दोस्तों जो भी बच्चे नए जुड़े थे एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो और कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 दोस्तों हमारा अब मैथ चालू हो रहा है और दोस्तों मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने इसमें से 25 में से सारे कर लिए तो आपके लगभग 10 क्वेश्चंस तो मैथ के ही फंस जाएंगे, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैथ के, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 मैथ के पहले क्वेश्चन पर। 51 भी हमने वही रख दिया है और 52 भी वही रख दिया है, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। साइन की पावर 4x इसको कराया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सरल भी है, क्योंकि देखिए साइन की पावर 4x दिया है तो सिंपल सा साइन स्क्वायर x दोनों में क्या है, कॉमन है, तो साइन स्क्वायर x हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या, साइन स्क्वायर x बचा और उधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर x। तो हमने फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर इतना ही बचा, यानी कि साइन स्क्वायर x हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको आपको याद कर लेना है। याद क्या कर लेना है, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 53 यानी कि 54 पर। कॉस ए बराबर 1/2। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों एक तरह से कह लीजिए कि आपके लिए एक सीढ़ी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको परीक्षा में मिलेंगे, आप देख लीजिएगा इसी प्रकार बिल्कुल मिलेंगे जितने भी क्वेश्चंस मैथ के होने वाले हैं। देखिए कॉस ए बराबर 1/2, तो यहाँ पर देखिए लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि यहाँ पर कुछ वहाँ पर जब बैठते हैं बच्चे तो लगभग डरे ही रहते हैं कि कैसा आएगा पेपर, या फिर कुछ भी बहुत चीज़ सोचते रहते हैं। जबकि अगर आप 10th या 12th अच्छे से पढ़े हैं, 10th कह लीजिए अगर आपका अच्छे से बढ़िया पढ़ा हुआ है तो आपके 80-75 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं, इतने भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर आपने 10th सही से पढ़ लिया है तो आपके 75 या 70 क्वेश्चन मान के चलिए मिनिमम सही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस ए बराबर 1/2, लेकिन जो बच्चे डर जाते हैं तब यहाँ पर उतना दिमाग काम नहीं करता है। यहाँ पर अब देखिए काम कैसे करता है, tan 2a पूछ रहा है तो tan 2a का फार्मूला याद आने लगता है ये सब, जबकि यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। देखिए कॉस ए बराबर 1/2 दिया है तो सिंपल सा हम यहाँ पर a का मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे बस, कॉस ए बराबर 1/2। तो यहाँ पर 1/2 किसके बराबर होता है दोस्तों, कॉस 60 के, यानी कि a का मान हमारा 60 निकल के आ गया, a हमारा 60। तो सिंपल सा tan 2a का मान ज्ञात कर सकते हैं, tan 2 यहाँ पर a का मान कितना था 60, तो यहाँ पर tan 120, तो tan 120 क्या होता है दोस्तों, tan 90 + 30 और tan 90 + थीटा क्या होता है दोस्तों, cot थीटा, यानी कि cot 30 अंश, और cot 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो cot 30 अंश का मान √3, उसी का उल्टा यानी कि √3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर नंबर जो है √3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको सिंपल सा ए का मान निकाल कर यहाँ पर tan 2a में रख देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 55 पर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आपको देख के लग भी रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर इसको करने में टाइम भी कितना बर्बाद होने वाला है। तो सिंपल सा दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको याद रखना है आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आता है और 3/16 इसका राइट आंसर होता है। इसको मैं करवाऊँगा नहीं तो आप बोर भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जो है होगा इसका आंसर करने में। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको 3/16 याद रखना है, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। इसका क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3/16, इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 56 पर दोस्तों। देखिए पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पॉलिटेक्निक यानी कि सरकारी कॉलेज में जाने के चांसेस जो हैं यही क्वेश्चंस बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का केंद्र ओ है कि जीवा ए बी है, चलिए 80 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो हमें कोण APB दोस्तों ऊपर वाला कोण हमसे पूछा है ये वाला, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर इसको ज्ञात करना है दोस्तों, उसको अगर ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें इसको मिलाना होगा। क्या करना होगा, इसको मिलाना होगा चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए। यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर मिला दिया, ठीक। अब ये हमारा पूरा क्या बन गया, चक्रीय चतुर्भुज। सिंपल सा अगर हमें पता है केंद्र पर जो कोण होता है ये इसका क्या होता है, दोगुना होता है। क्या होता है, दोगुना होता है। तो यहाँ पर केंद्र वाला दोगुना होता है तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा, इसका आधा। इसको आपको पता होना चाहिए कि केंद्र पर अगर 80 बन रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा 40,
और नहीं तो देखिए ऐसे भी एक जो है वृत्ताकार बनता है, उसमें यूँ और क्या ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये भी अधिकतम होता है इसका, मतलब ये अगर 60 है तो ये 120, और उसी प्रकार यहाँ पर अगर ये 80 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40। तो इसको आपको सही से याद कर लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर अब ये 40 हो गया, क्या हो गया 40। हमने पढ़ा है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का योग कितना होता है 180, तो यानी कि अगर ये 40 है तो ये वाला हमारा कितना बचा 140, 140 प्लस 140 प्लस 40 करेंगे तो 180 हो जाएगा आराम से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 140 राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो है परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, नहीं समझ में आया फिर से देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन छोड़ के मत जाइएगा ये वाला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है में यक्स का मान, ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, इसका मान बताना है। तो हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण हमने तो पढ़ा है, ऐसे अगर जेड बनता है तो ये कोण जितना बनाता है वही ये भी बनाता है, शीर्षाभिमुख कोण तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर ये कोण बना रहा है 65, तो ये वाला बना लेगा 65, इतना सिंपल आ जाएगा दोस्तों। तो 4 नंबर वैसे ही उठा ले जाएंगे आप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 65 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या कहने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, बार बार कह रहे हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए AD वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये हमारी स्पर्श रेखा है चलिए, और हमारी ABC छेदक रेखा, यदि AB बराबर 4, दोस्तों यहाँ पर ये 4 दिया है, इतना 4 दिया है, और क्या कह रहा है BC बराबर 5, और ये हमारा 5 है, तो हमारे AD की लंबाई दोस्तों फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रखना है, तभी आप 4 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं 4 नंबर आसानी से बिल्कुल, AD स्क्वायर बराबर होता है, यानी कि स्पर्श रेखा किसके बराबर होती है, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर होता है AB इंटू किसके दोस्तों AC के, यानी कि इतने का मान फिर गुणे इतने पूरे का मान, इसको आपको याद रख लेना है। इसका और इसका गुणा नहीं कराना है, इसका गुणा कराना है और फिर पूरे का गुणा कराना है, यानी कि हमारा देखिए पूरा कैसे मान निकालेंगे, ये हमारा 4 है यहाँ तक, और ये हमारा यहाँ तक 5 है, तो टोटल कितना हो गया 9 हो गया, 4 + 5 9 हो गया। तो अब सिंपल से क्या करेंगे, इसका गुणा AB का, तो AB का मान कितना है 4, और AC का मान कितना है दोस्तों, यानी कि टोटल 9 ऊपर, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 चौक 36, तो यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर 36, तो AD बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से इसको कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। उसी तरह है दोस्तों, सिर्फ इसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा आपको घुमाव दिया है, तो इससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखिए सबका मान दिया है, AB की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, क्या AB की लंबाई क्या होगी, यानी कि AB इतने का मान, सबसे पहले इसको यक्स मान लीजिए, क्या है यक्स है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है PT बराबर 6, यहाँ पर 6 दिया है ये, और BB बराबर 3, PB बराबर 3 दिया है। तो अब स्पर्श रेखा का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, फिर से लगा दीजिए स्पर्श रेखा का फॉर्मूला, तो क्या होता है स्पर्श रेखा का फॉर्मूला, PT स्क्वायर बराबर होता है कितने के दोस्तों, पहले इतना करेंगे PB, और फिर इंटू में पूरा, यानी कि PA, तो PT का मान कितना है दोस्तों 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे, PB का मान कितना है दोस्तों 3 है, इंटू में PA कितना हो जाएगा, ये इतना यक्स है और ये 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा यक्स प्लस 3 ही तो हो जाएगा, यक्स प्लस 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल मान, तो यहाँ पर यक्स प्लस 3 सिंपल सा रख लीजिए। अब देखिए एकदम आसान हो गया, अब सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर 6 छंग 36, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर यक्स प्लस 3 से इसको काट दीजिए 12, और अब हमारा क्या हो गया है यक्स प्लस 3 बराबर 12, x प्लस 3 बराबर 12, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 9 हो जाए, x बराबर 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, x बराबर 9 सेंटीमीटर, इसको आपको अच्छे से देख लीजिएगा ये क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक दीवार से 15√3 मीटर दूर सड़क पर किसी बिंदु पर दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए दीवार वाला है, दीवार से 15√3 सेंटीमीटर, देखिए हमारी दीवार है, इससे 15√3 सेंटीमीटर क्या है, 15√3 सेंटीमीटर
क्या कह रहा है 15√3 मीटर है जो दोस्तों दूर सड़क पर किसी बिंदु, ये हमारा बिंदु है, कि दीवार के उच्चतम बिंदु यानी कि दीवार के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्या करना है, दीवार की ऊंचाई यच ज्ञात करनी है। इतना आसान क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, इसको तो आप आसानी से कर नहीं पाएंगे। ये क्या है हमारा, ये हमारा लंब है और ये आधार, सिंपल सा tan 30 लगाएंगे। tan 30 में दोनों मान मिल जाएंगे। tan 30 बराबर लंब बटे आधार यच बटे 15√3। अब यहाँ से tan 30 का मान 1/√3 और यच अपान क्या हो जाएगा 15√3। अब √3 से √3 कट जाएगा यानी कि यच बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15 मीटर। एच बराबर 15 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, cos a माइनस बी। देखिए अगर हमने कह दिया है जो है 10 क्वेश्चन फंसेंगे तो फंसेंगे दोस्तों, चाहे आप देख लीजिएगा 61 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये 2022 में पूछा गया प्रश्न भी है। और देखिए क्या कह रहा है कि cos a माइनस बी बराबर 1/2। तो क्या करेंगे, तुलना करा देंगे। cos a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, तो ये 1/2 किसके बराबर होता है, cos 60 अंश के। और अब हमारा cos से cos की तुलना करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा 60 डिग्री के, a माइनस बी 60। तो देखिए अब ऐसे ही करना है। देखिए अब हमारा इतने का मान क्या हो गया है, a माइनस बी बराबर 60। ये हो गया समीकरण 1। और ये क्या है दोस्तों, ये किस में होता है 1/2 साइन 30 अंश में। तो यहाँ पर साइन से साइन की तुलना कराएंगे तो a प्लस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 30। अब यहाँ पर सिंपल सा जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। ये समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा। अब समीकरण 2 जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण जब 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 60। और इसको काट देंगे, 2a बराबर 60 30 90 और 2 से काटेंगे तो 45, a बराबर हमारा 45। और 45 को हम क्या कहते हैं दोस्तों, π/4 भी कहते हैं। a बराबर π/4 किस में है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है। यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा π/4 और दूसरे का मान क्या हो जाएगा π/12। आप कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर a क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको अब देख लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। वाह क्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहने इसके tan 54 डिग्री को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे ये तो आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो देखिए सिंपल सा है, 9 डिग्री दिया है तो tan 54 को हम वैसे उसी प्रकार क्या कर लेंगे, तोड़ भी लेंगे। तो यहाँ पर क्या तोड़ेंगे, tan 45 + 9 54 ही तो होता है दोस्तों, और हमें 9 भी मिल गया। और tan 45 का मान अभी 1 भी हो जाएगा, यानी कि सॉल्व हो जाएगा आसानी से। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर इतना हो गया दोस्तों, इतना जो है फार्मूला निकल के आया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा हमारा tan 45 अंश का मान 1 और प्लस क्या हो जाएगा tan 9 लिख लेंगे। और यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan 45 अंश का मान 1 और यहाँ पर tan 9 लिख लेंगे। तो अब क्या होगा दोस्तों, tan को हम साइन अपॉन कॉस में करेंगे और यहाँ भी साइन अपॉन कॉस में। तो यानी कि यहाँ पर जब देखिए हम डायरेक्ट अब बता दें, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो यहाँ पर कॉस जो नीचे आएगा अब वो यहाँ पर गुणा कराएंगे, कॉस 9 प्लस साइन 9। कॉस 9 प्लस साइन 9 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर किस में है, प्लस वाला लीजिए। यहाँ पर इन दोनों में है कॉस 9 प्लस साइन 9 और नीचे क्या हो जाएगा कॉस 9 माइनस साइन 9, कॉस 9 माइनस साइन 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप कर लीजिएगा उतना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, अगर आपको फार्मूला पता, इसका फार्मूला पता तो आंसर जो है आसानी से आ जाएगा और 4 नंबर कहीं नहीं गए। यानी कि देखिए फार्मूले का कितना योगदान होता है, अगर फार्मूला नहीं याद तो आपके नंबर बिल्कुल भी कट जाएंगे। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का होता है तो सिंपल सा कॉस ए का मान हमारा 20 और बी का मान 70, तो यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, ये तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान था दोस्तों, 4 नंबर आपका जो है केवल फार्मूले पर आधारित था, तो इसको आपको याद कर लेना है। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर जो है 64 पर 18, देखिए इसका 2 क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा दोस्तों। 2 क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो आप समझ जाइए कि आप फार्मूला कौन सा लगाना है। इसमें दोनों में फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए किसी तरह से। 18 भुजाओं वाले समबाहुभुज के बहिष्कोण का मान, ये तो सिंपल है, एकदम सिंपल। 360 करेंगे और बटे में जो भुजा दी रहेगी यानी कि 360 बटे n इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर फिजिक्स जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, 360 डिग्री अपॉन n -1, लेकिन यहाँ पर बहिष्कोण का मान 360 बटे n का मान क्या होता है दोस्तों, भुजा होती है, यानी कि 360 बटे 18 कर देंगे, सिंपल सा काट देंगे, 18 दूना 36, 20 डिग्री क्या हो जाएगा, 20 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं आपको बता दूं कि ये बहिष्कोण के लिए आ रहा है दोस्तों, बहिष्कोण, सबसे पहले बहिष्कोण हम यहाँ पर करवा रहे हैं, तो आपको परीक्षा में ये भी याद रखना है कि बहिष्कोण ही सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा फार्मूला उसी का होता है 360 बटे n। अब बात कर ले हम अंतःकोण वाली, तो अंतःकोण के लिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बहिष्कोण आएगा तो सबसे छोटा फार्मूला, फिर अंतःकोण उससे बड़ा, तो अंतः जो है कोण का फार्मूला होता है 180 n - 360 बटे का n। इतना आपको याद कर लेना है। देखिए फार्मूला जो है कॉमन लेकर छोटा भी बनाया गया है, लेकिन हम किस प्रकार याद करा रहे हैं, उसका फार्मूला हमने पढ़ा 360 बटे n। अब इसका याद कर लेना है 180 n - 360 बटे n। इस प्रकार 180 n आपको जोड़ देना है माइनस करके, यहाँ पर 180 n माइनस फिर जो पूरा फार्मूला था 360 बटे n, इसी प्रकार कर लेना है। अब फार्मूला कैसे छोटा किया गया है, ये वाला 180 कॉमन लिया तो n - 2 अपॉन का n हो गया, इसी प्रकार छोटा किया गया है दोस्तों। लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला आप जो है आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो फार्मूला ये वाला आप याद कीजिएगा तो बेटर होगा आपके लिए, 180 n - 360 बटे n। अब सिंपल सा देखिए फार्मूला हमने जब सॉल्व किया तो कितना आया, 180 n - 2 अपॉन n। तो अब रख लीजिए 180 n का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 भुजा दिया है और माइनस का 2 और n का मान 12, तो 12 से अब इसको काटेंगे तो 12 × 12, 12 × 5 = 60, तो यहाँ पर 15 × 10 यानी कि 150 क्या हो जाएगा राइट आंसर, 150 क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं, उनके संगत लंबों की मापों का अनुपात। तो दोस्तों अगर समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है यानी कि 16 बटे 25 दिया है, तो संगत जो लंब होते हैं यानी कि संगत भुजा जो होती हैं इसका स्क्वायर होती है, यानी कि अगर संगत भुजा हम x और y माने तो इसी का स्क्वायर, तो यानी कि अब हमें संगत लंब का अनुपात ज्ञात करना है, तो x और y का मान, तो हम सिंपल सा x और y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर को यहाँ से क्या करेंगे हटाएंगे, यानी कि देखिए ये स्क्वायर अब यहाँ से हटा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर अब x अपॉन y का मान क्या हो जाएगा 4/9, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 4/9 यानी कि 4:9 क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर 25 था तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4:5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4:5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए वैसे बता देते हैं, यहाँ पर 60 है, ये 40 है और अंतःकोणों का योग बाह्यकोण के बराबर होता है, तो 60 40 100 हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया 100 हो गया, x बराबर 100, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो फ्री का 4 नंबर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टीय समुच्चय है दोस्तों, पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, आपको याद नहीं करना है इसको। देखिए कॉन्सेप्ट मैं आसानी से समझा दूंगा। समष्टीय समुच्चय क्या होता है दोस्तों, समष्टीय समुच्चय यानी कि जो सबका यानी कि कह सकते हैं सबका दादा हो या फिर बाप हो कह सकते हैं, यानी कि सबके अंदर वो मौजूद हो। मतलब ये जैसे चतुर्भुज है दोस्तों, मैं आंसर ही बता देता हूँ, यहाँ पर चतुर्भुज हो जाएगा। और अब कैसे याद कर, देखिए कैसे पता लगाएंगे, चतुर्भुज जो होता है दोस्तों वो हमारा समांतर हो सकता है या नहीं, ये बताइए पहले। अगर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज आराम से हो सकता है। चतुर्भुज क्या आयत हो सकता है, बिल्कुल चतुर्भुज आयत भी हो सकता है, क्यों वो तो हो सकता है। वर्ग की बात करें तो क्या चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता दोस्तों। चतुर्भुज हमारा समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में सारी भुजा समान होती है, वर्ग में सारी भुजा समान होती है, यानी कि वर्ग भी हो सकता है, यानी कि चतुर्भुज सबका बाप है, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चतुर्भुज के अंतर्गत सारे के सारे आते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इसको जो है कॉन्सेप्ट समझिएगा, ट्रिक बिल्कुल भी नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 69 पर। देखिए ये भी उसी से है, समुच्चय वाले से। u बराबर दिया है इंटीज़र और a बराबर, इंटीज़र मतलब जो है हमारा ए पूरा है, इंटीज़र मतलब एक से लेकर पूरा कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक। तो यहाँ पर u बराबर हमारा 1 से लेकर कितना दिया है, डॉट 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 अनंत तक, और हमारा a कितना दिया है, 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक। तो अब क्या करेंगे, देखिए a डैश का मान पूछा है। तो दोस्तों a डैश कौन सा होता है आपको पता होगा, जो a में ना रहे, जो a में ना रहे वही हमारा क्या होता है, a डैश होता है। जो a में ना रहे यानी कि a डैश होता है। a डैश क्या है दोस्तों, a मतलब u में ना रहे, सॉरी u में जो ना रहे a वाला, वही बचा हुआ a डैश होता है। यानी कि u से अगर आप a वाला सारा हटा देंगे तो जो बचेगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो u से जब a वाला हटा देंगे यानी कि 2 4 6 8 सम संख्या हटा रहे हैं, तो बची संख्या क्या हो जाएगी, 1 3 5 7, यानी कि विषम संख्या बची संख्या हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रश्न है, लेकिन इतना शॉर्ट है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नीचे दिए गए जो है पाई चित्र में एक व्यवसायी द्वारा विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा दिया है। जिसके लिए उसने कुल 10,000 पाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,08,000 खर्च किए। रख रखाव की मद का मान निकालना है। इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। देखिए क्या करते हैं, रख रखाव का पूछ रहा है, तो रख रखाव कहाँ है, 54 है, 54 करते हैं। और बटे में क्या करते हैं दोस्तों, 54 बटे 360 अपने हिसाब से रख लेते हैं, और गुणे क्या कर देते हैं, गुणे का कर देते हैं कुल, यानी कि 10,800 ये जो हमने खर्च किया था। बस इसी को क्या क्या करना है, रख रखाव का मान जो है ऊपर लिखना है, बटे में 360 अलग से जोड़ देना है, और ये जो हमारा था जितने खर्च किया था इसको गुणे में। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसको काट देंगे 1 0 से 1 0, 18 3 54, 18 दूना 36, 2 से इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, 54, 54 दूना 108। अब हमारा 540 गुणे 3, 540, और यहाँ पर एक जीरो और भी था दोस्तों, यहाँ पर एक जीरो और है, यानी कि 5400 गुणे 3, 5400 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 0 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16, 16,200 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्या आसान था या नहीं, बिल्कुल भी आसान था क्या या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 जो है पॉलिटेक्निक 2010 में पूछा गया प्रश्न है, माध्यिका वाला। और माध्यिका का एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, लिख कर रख लीजिए, माध्यिका माध्य इन सब से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए माध्यिका जो कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, लेकिन कह क्या रहा है 10 प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रथम। तो 1 2 3 4 इसी प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 लास्ट वाला। अब हम माध्यिका कैसे निकालते हैं दोस्तों, माध्यिका के लिए सबसे पहला नंबर की अंक जो हों एक क्रम में लिखे गए हों, यानी कि आरोही या अवरोही। तो यहाँ पर हमारा तो आरोही क्रम में है ही, बढ़ते क्रम में। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर मान लीजिए दे दिया 2 3 4 7, तो पहले आप इसको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में कर लेंगे, तभी आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा पहले से ही आरोही क्रम में दिया है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा माध्यिका कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक। अब देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, माध्यिका का मान होता है n/2वें पद का मान, n/2वां पद, और प्लस का क्या होता है n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद। तो यहाँ पर n का मान कितना है दोस्तों, 10 दिया है। तो यहाँ पर 10/2वां पद, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 10/2 प्लस 1वां पद, 10/2 प्लस 1वां पद। इसको काटेंगे यानी कि 5वां पद प्लस 6वां पद, सिंपल सा 5वां पद प्लस 6वां पद। तो हमारा 5वां पद क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5 6, 5वां पद हमारा 5 है और 6वां पद हमारा 6 है, और बटे में माध्यिका क्या होता है 2।
n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2। अगर आप याद करना चाहें तो सिर्फ इतना याद कीजिए, n/2वां पद प्लस में आप उसके बाद वाला पद कर दीजिए, बस n/2वां पद, और उसको मत याद कीजिए चाहे, यानी कि बीच का पद होता है, इसको आपको याद रखना है माध्यिका में। तो 5वां पद हमारा 5 था, 6वां पद 6 था, बटे में 2, 5 6 हो जाएगा दोस्तों 11, और बटे में 2 काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 5.5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, 2011 में पूछा गया है। और देखिए दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों को आपको बताएंगे। देखिए ये वाला पहले छोड़िए, आप इसको पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 73 वाले को, उसी प्रकार है, सिर्फ इसमें क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। देखिए चाल हमारी स्पीड दे दी है, चाल हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप पहले मीटर प्रति सेकंड में बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 100 मीटर दे रहा है। तो यहाँ पर कैसे बनाते हैं, 50 गुणे 5/18 से कराते हैं गुणा, 5/18 से, इसको आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमारी चाल 50 गुणे 5/18 हो गया। और रेलगाड़ी जो है चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है दोस्तों, और एक खंभे को पार करेगी, यानी कि समय बताना है कि एक खंभे को वो कितने समय में पार करेगी। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक खंभा है, खंभा यहाँ पर, और यहाँ पर एक रेलगाड़ी यहाँ पर पहुँची, मान लीजिए यहाँ पर एक रेलगाड़ी पहुँची, यहाँ पर यहाँ तक पहुँची, इसकी लंबाई क्या है, 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो यहाँ पर कह रहा है अब इसको कितने समय में पार करेगी। देखिए ये अगर 100 मीटर है तो इसको कितने समय में पार करेगी, 100 मीटर दूर जाना होगा तभी तो पार करेगी। ये अपनी लंबाई का मतलब जितना बराबर ही से जाना होगा, यहाँ तक आई है 100 मीटर, तो इसके बाद इसको क्या करना होगा, 100 मीटर और भी जाना होगा, तभी ये जो है खंभे को पार कर सकेगी। यानी कि हमारी दूरी भी यहाँ से निकल गई, कितना, 100 मीटर। क्या निकल गई दोस्तों, 100 मीटर दूरी निकल गई, यानी कि 100 मीटर जब ट्रैवल कर ली तो हमें समय बताना है। तो सिंपल सा आप देखिए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमारी 100 आई थी, चाल हमारा 50 था, और इसे गुणा कराए थे 5/18 से। सिंपल सा इसे ऊपर भेजिए, 100 गुणे 18 बटे 50 गुणे 5, 1 0 से 1 0 कटा, 5 दूनी 10 हो गया। अब हमारा 36/5, और इसको काट दीजिए, 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 7.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 7.2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी आता है, यहाँ पर देखिए क्या दिया था, खंभा दिया था। जब ये छोटे छोटे चीज़ों को पार करती है तो यहाँ पर इसकी लंबाई बिल्कुल भी नहीं जुड़ती दोस्तों खंभे उम्बे की, क्योंकि ये बहुत पतला है, इसका क्या जुड़ेगा। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म, पुल या फिर किसी रेलगाड़ी को पार करती है तो फिर उसकी भी लंबाई जुड़ेगी, यानी कि दूरी हमारी दोनों ऐड हो जाएगी। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों। देखिए अब क्वेश्चन से ही आप समझ जाएंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, देखिए इसको आप तुरंत समझ जाएंगे, उसी प्रकार है। देखिए क्या कह रहा है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए चाल हमारी वही रहेगी 90, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, और इसको काट दीजिए, 18 पंचे 90, यानी कि 25 जो हो जाएगा हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो सिंपल सा आप लिख लेंगे, चाल हमारी कितनी आ गई, चाल हमारी 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, चाल हमारी 25 मीटर प्रति सेकंड। और क्या हमें निकालना है, समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब हमने क्या कहा दोस्तों, अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी या फिर रेलगाड़ी को ही पार करेगी या फिर पुल को, तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगी। पॉइंट जो है तुरंत पकड़िए दोस्तों, जो बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोनों को ऐड कर लेंगे, 120 प्लस 230। अब इसे इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों को जोड़कर। अब बटे में हमारा चाल सिंपल सा हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल हमने कर दिया। सिंपल सा ऊपर वाला जोड़िए, 0 3 2 5 2 1 3 बटे 25, 25 से इसको काटेंगे, 25 एक कम 25, 10 बचा, 25 चौको 100, 14 सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों फिर से देख लीजिए, लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं। 2011 में पूछा गया प्रश्न भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। देखिए वो 2011 में नहीं बल्कि परीक्षा में पूछा जाता है, सिर्फ वहाँ पर दिया है उतना कम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74, ABC के कार्य का अनुपात।
4:6:3। यदि कार के अंत में वे 286 कमाते हैं तो बी का हिस्सा। इतना आसान क्वेश्चन है। बी का हिस्सा निकालना है, जिसका भी निकालना है उसके अनुपात को ऊपर करिए। हमारा बी का निकालना है तो हम बी के अनुपात को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, यानी कि 6 लिखेंगे। अब बटे में इन सब का योग कर देंगे, a + b + c, यानी कि 4 + 6 + 3, और अब सिंपल सा गुणे में 286। इसी को आपको याद रखना है। जिसका निकालना होगा दोस्तों उसको ऊपर करेंगे, फिर तीनों को जोड़ लेंगे, फिर गुणे में जितने कमाए हैं उसी को गुणा करा देंगे। अब देखिए 6 बटे, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 10, 3 = 13, और यहाँ पर 286। 6 बटे 13 गुणे 286, इसको काट दीजिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26। अब क्या हो जाएगा, 22 छक्का 132। 132 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए क्या कह रहा है, इसको पहले भी बताया है। ABC जो है किसी कार्य को 2 दिन, 8 दिन, 12 दिन में अलग अलग करते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य पर लग जाएं तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए दो सिंपल सा ऊपर वाले का तीनों का गुणा कराते हैं, 2 × 8 × 12, और नीचे क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा 8 × 12 प्लस उन दोनों का गुणा, यानी कि 2 × 12। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब इसको गुणा कराकर और इसको बटे में कर आप आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में दोस्तों। इसी प्रकार जो है क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।